बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले की मरतबा दुआ पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन अकेडमी चैनल। जुडिशरी से रिलेटेड तमाम तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सिविल जजेस, मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जजेस, इंस्पेक्टर लीगल, ADPP, DDPP वगैरह तमाम तरह के इम्तहानात देने वाले तमाम एस्पेरेंट्स को 12 माह के कोर्स में खुश आमदीद। ये कोर्स हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि जो भी एक टॉपिक होगा उस पे रिलेटेड जितना भी दुनिया में मवाद होगा और जो हमारे पास मुतलका पाकिस्तानी मवाद होगा, जो आपके सिलेबस का तो हिस्सा होगा मगर उससे मोर देन इनफ होगा, वो हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम वक्त ज़ाया किए बिना अपने आज का टॉपिक शुरू करते हैं। FIR, हम इसको नाम दे रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ FIR, क्योंकि ये FIR का जो आज आपको लेक्चर बनाकर दिया जा रहा है, ये बहुत सी किताबों का निचोड़ है जो हमने अपनी इंट्रोडक्टरी में आप लोगों को बताई थी। वो तमाम तरह की किताबों का जो निचोड़ निकलता है वो हमारे पास ये नोट्स होते हैं। तो ये नोट्स हम आपको उससे करवा रहे हैं, उसका निचोड़ ये हिंट हैं, इसलिए नोट्स इसको निकाला जा सकता है क्योंकि मैंने हिंट लिखे हैं और उसकी बुनियाद पर हम आपको लेक्चर देते हैं। आज हमारा लेक्चर है FIR पे। FIR क्या होती है? FIR जो है इसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपसे जुडिशियल एग्जाम में पूछेगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो हम इसको कहते हैं, ये किस सेक्शन के तहत जो है वो लॉन्च की जाती है? आप कहेंगे ये 154 CRPC सेक्शन के तहत लॉन्च की जाती है। आपसे पूछेगा कि FIR का जो हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो क्या लफ्ज जो फर्स्ट है वो CRPC में लिखा है? आप कहेंगे फर्स्ट लफ्ज बिल्कुल भी नहीं लिखा। एक और बात सुन लें कि कुछ लोग इस मिसकंसेप्शन की बुनियाद पे कहते हैं कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। फिर आपसे कहेगा कि हम इसको फर्स्ट का लफ्ज क्यों देते और ये लफ्ज हमने कहां से सीखा है? आप कहेंगे जो हम FIR में लफ्ज F इस्तेमाल करते हैं ना, फर्स्ट, वो हमने पुलिस रूल 1934 से लिया, उसका चैप्टर 24 और उसका रूल 1 यहां से भी लिया, और इसके अलावा चैप्टर 24 रूल 5 से भी लिया। पुलिस रूल 1934, चैप्टर 24, रूल 1 और रूल 5 से हमने ये लफ्ज फर्स्ट का लिया। अब आपसे पूछेगा जुडिशरी के पेपर में कि जो FIR होती है, ये क्या लॉन्च करना, इसको दर्ज करना क्या मैंडेटरी प्रोविजन है? आप कहेंगे हाँ ये मैंडेटरी प्रोविजन है। हम इसके मुतालिक आगे केस लॉज भी जाकर देखेंगे कि कौन से केस लॉज ये कहते हैं कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है। और जो अगर हम CRPC का 154 जो सेक्शन पढ़ें तो उसके अंदर आप इसको देखिएगा कि उसमें लफ्ज शैल इस्तेमाल हुआ होगा। जहां पर शैल आ जाता है वहां पर जिसके मुतालिक शैल आ जाएगा वो ड्यूटी बाउंड हो जाएगा कि वो जरूर लिखेगा। तो 154 में शैल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो जो मुतलका पुलिस ऑफिसर है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो जरूर FIR लॉन्च करेगा। अब आपसे जुडिशरी में पूछेगा क्या FIR जबानी शक्ल को FIR कहते हैं? आप कहेंगे नहीं। अगर कोई शख्स अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जुबानी लेकर आया, ओरल लेकर आया, तो उसको मस्ट बी रिड्यूस इनटू राइटिंग करना होगा, उसको हर हालत में लिखना होगा। तो जो मुहर्रर होता है थाने का वो उसको अक्सर उसको लिखता है। लिखने के बाद फिर क्या करेगा? फिर वो सुनाएगा इन्फॉर्मेंट को जिसने इतला दी होगी। हम स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे पढ़ेंगे, इतला दहिंदा कौन होगा, कैसे होगा, ये सारे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे क्योंकि मैं रिपीट करने में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि वीडियो के अंदर बहुत सी बातें कर दें ताकि आपके बहुत काम आ जाए और वीडियो लेंथी भी ना हो। तो लिखी हुई शक्ल में होगी, लिखेगा उसको और उसको इन्फॉर्मेंट को पढ़कर सुनाएगा और उसके साइन लेना जरूरी है। अब आपसे जुडिशरी में पूछेगा जो FIR रजिस्टर होती है, इसका रजिस्टर नंबर थाने में कौन सा होता है? आप कहेंगे FIR लॉन्च करने का रजिस्टर नंबर 1 होता है। फिर आपसे पूछेगा उस रजिस्टर में कितने पेज होते हैं? आप कहेंगे उसमें 200 पेज होते हैं। फिर आपसे कहेगा कि ये 200 पेज होते हैं, इनका क्या रोल होता है? तो इस रजिस्टर का नंबर 1, इसमें 200 पेज होंगे
और ये 200 पेज जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक दूसरा रजिस्टर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपसे पूछेगा ये रजिस्टर कौन देता है, आप कहेंगे ये सूबाई हुकूमत देती है, फेडरल हुकूमत नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत, प्रोविंशनल गवर्नमेंट देती है। आपसे पूछेगा जुडिशरी में कि इस जो एफआईआर होती है क्या इसका एक पेज होता है, आप कहेंगे एक पेज के साथ 3 पेज एक्स्ट्रा और होते हैं, यानी जो भी एफआईआर दर्ज होगी उसके 4 परतें बनेगी, 4 पेजेस बनेंगे। अब आपसे पूछेगा वो 4 पेजेस कहां कहां पे काम आएंगे, आप कहेंगे पहला पेज पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, दूसरा जो पेज है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजा जाएगा, तीसरा जो पेज है वो मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जो मुतलका मजिस्ट्रेट है, चौथा जो पेज है वो उस इन्फॉर्मेंट को दिया जाएगा जिसने एफआईआर आकर दर्ज करवाई होगी। आपसे जुडिशरी में पूछेगा कि जो पुलिस स्टेशन के अंदर पेज रखा होता है एफआईआर वो कितने साल तक वहां पे रखा रहता है, आप कहेंगे वो 60 साल तक रखा रहता है। आपसे कहेंगे इसका सबूत क्या है कि वो 60 साल तक रखा होता है और ये कहाँ लिखा है, आप कहेंगे ये पुलिस रूल 1934 उसका चैप्टर 24 उसका रूल 5 और सब रूल 2 में ये लिखा है कि 60 साल तक ये पुलिस स्टेशन वाला जो पर्त है वो पुलिस स्टेशन में रहेगा। आपसे जुडिशरी में पूछेगा अगर एफआईआर के ऊपर साल का नंबर दर्ज ना हो तो एफआईआर को क्या कहेंगे, आप कहेंगे अनकंप्लीट एफआईआर, नामुकम्मल एफआईआर। जब भी आप एफआईआर देखेंगे उसके नीचे साल जरूर लिखा होता है, ऊपर एक खाना होता है एफआईआर नंबर जो होता है वो आप उसमें देखें। मिसाल के तौर पर 2023 चल रहा है तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि 45/2023 यानी 2023 की 45वीं एफआईआर, तो 2023 जरूर लिखा जाएगा। फिर अगला साल आएगा 2024, तो इस तरीके से अगर साल मेंशन नहीं तो वो एफआईआर जो है अनकंप्लीट है। आपसे कहेगा ये तमाम बातें कहाँ लिखी हैं, आप कहेंगे ये पुलिस रूल में ही लिखी है 1934 में, इसलिए पुलिस रूल 1934 मस्ट है पढ़ना। आपसे पूछेगा कि अगर कोई जुर्म हुआ है एफआईआर किस जुर्म में कटती है, आप कहेंगे एफआईआर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में कटती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको कहेंगे, वो जुराइम जिनमें पुलिस बगैर मजिस्ट्रेट की इजाजत के किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती हो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। ये हम जाकर आगे वाले लेक्चरों में इंशाल्लाह मुकम्मल देखेंगे। तो एफआईआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। अब आपसे एक और चीज पूछेगा कि अगर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, अब कॉग्निजेबल तमाम ऑफेंस तो हीनियस नहीं होंगे ना, तमाम कॉग्निजेबल ऑफेंस जो हैं वो संगीन नोयत के तो नहीं होंगे, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो कम संगीन नोयत के होंगे, कुछ ज्यादा संगीन नोयत के होंगे। तो अगर जो जुर्म संगीन नोयत का होता है एफआईआर में, उसमें पुलिस क्या करती है, आप कहेंगे उसमें फौरन ही एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस क्या करती है, रिपोर्ट टू द सीनियर, अपने सीनियर को रिपोर्ट करती है जो संगीन नोयत के जुराइम है और मूव टू द क्राइम साइट और क्राइम साइट की तरफ चल पड़ती है। आपसे कहेगा अगर जुर्म संगीन नोयत के नहीं है तब पुलिस क्या करेगी, आप कहेंगे तब उसको डेली बेस के ऊपर उसको हल करेगी, यानी कि डिस्पैच ऑन डेली बेसिस करेगी और नेक्स्ट डे पुलिस प्रोसीड मोस्टली, और पुलिस जो है अगले दिन कार्रवाई करती है। एक बड़ा कीमती नुक्ता आपको बता रहा हूं, आप एफआईआर के ऊपर जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा थाने से रवानगी का वक्त। ये थाने से रवानगी का वक्त का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, आपसे ये जुडिशरी में पूछ सकता है कि थाने से रवानगी का वक्त का मतलब क्या है कि जो पुलिस क्या थाने से रवाना हुई है मौका वारदात पे, आप कहेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है डिस्पैच या हैंडेड ओवर डेटिंग होती है टू द ऑफिसर कंसर्न्ड, कि जिस डेट को पुलिस ने ये एफआईआर मुतलका ऑफिसर को हैंड ओवर की होती है ना, उस हैंड ओवर डेट को हम क्या कहते हैं, डिस्पैचिंग डेट कहते हैं, और उर्दू में इसको कहेंगे थाने से रवानगी की तारीख। आपसे जुडिशरी में कहेगा कि अगर जुर्म जो है वो
कॉग्निजेबल नहीं है और एक शख्स अचानक आता थाने में कहता है कि ये वाला जुर्म हुआ है, मगर वो कॉग्निजेबल नहीं है, तो क्या पुलिस उस शख्स की बात ही नहीं सुनेगी? आप कहेंगे नहीं, बल्कि पुलिस उसकी बात सुनेगी। सुन क्या करेगी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को वो किस सेक्शन के तहत डील करेगी? 155 सीआरपीसी के तहत, और कॉग्निजेबल को 154 सीआरपीसी के तहत। तो नॉन कॉग्निजेबल में क्या 155 सीआरपीसी के तहत डील करेगी। और इसके अलावा पुलिस रूल 1934 चैप्टर 24 और उसका रूल 3 देखें। नॉन कॉग्निजेबल केसेस को दो तरीके से पुलिस डील करती है, आपसे जुडिशरी में पूछ सकता है। पहला है 155 सीआरपीसी के तहत भी डील करती है, इसके तहत जो है। उसके अलावा पुलिस रूल 1934 उसका चैप्टर 24 और रूल 3 के तहत डील करती है। अब ये डील कैसे करती है आपसे पूछेगा। आप कहेंगे कि रिकॉर्ड इन स्टेशन डायरी, जो शख्स उसको इंफॉर्मेशन देने आया होगा उसकी मालूमात एक स्टेशन डायरी में लिखी जाएगी, उसको आम फहम में रोजनामचा कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा ये जो लिखाई उसने की है रोजनामचे में, इसका कहीं और भी जिक्र है? आप कहेंगे हाँ, इसका जिक्र है 1861 का जो एक्ट है उसका सेक्शन 44 में 44 में इसका जिक्र है। एक्ट 1861 सेक्शन 444 में इसका जिक्र है। अब जो इसने रपट दर्ज की, इस रपट को की बुनियाद के ऊपर क्या बगैर मजिस्ट्रेट की इजाजत के पुलिस प्रोसीड कर लेगी? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ रपट दर्ज करेगी और जब तक मजिस्ट्रेट से इजाजत नहीं लेगी तब तक आगे कार्रवाई नहीं बढ़ा सकती। अगर मजिस्ट्रेट उसको इजाजत दे देगा तो अब वो जो कार्रवाई करती है पुलिस, वो कार्रवाई कौन सी सेक्शन के तहत करती है? आप कहेंगे 156 के तहत कार्रवाई करती है। एक बड़ा कीमती नुक्ता आपको बता रहा हूं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जो प्रोसीड करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, वो तब भी 156 के तहत प्रोसीड करती है, और नॉन कॉग्निजेबल केस में मजिस्ट्रेट की इजाजत लेकर जब प्रोसीड करती है वो भी 156 सीआरपीसी के तहत प्रोसीड करती है। तो आपसे जुडिशरी में पूछेगा पुलिस को कौन सी सेक्शन पावर देती है कि वो पावरफुल हो जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? आप कहेंगे 156 सीआरपीसी जो है वो पुलिस को पावर देती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। अब आपसे एक और नुक्ता पूछेगा जुडिशरी में कि जो 156 के तहत पुलिस जो प्रोसीड करती है एफआईआर केस में, और जो पुलिस प्रोसीड करती है 156 के तहत जो 155 केस के अंदर, यानी एक कॉग्निजेबल केस में और नॉन कॉग्निजेबल केस में, दोनों में जब पुलिस प्रोसीड करती है 156 के तहत, क्या उन दोनों केसों में पुलिस की पावर एक जैसी होती है? आप कहेंगे हां, चाहे एफआईआर केस हो या चाहे कंप्लेंट केस हो, यानी चाहे एफआईआर केस हो या चाहे जो रपट वाला केस हो 155 का नॉन कॉग्निजेबल, दोनों में जब इजाजत उसको होती है, यानी 156 की पावर मिलती है, तो सेम पावर पुलिस को आ जाती है। तो अब इस पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, पुलिस इस पावर को इस्तेमाल करती है। आपसे जुडिशरी में पूछेगा कि कॉग्निजेबल केस के अंदर कौन कौन से कवानीन पढ़ने चाहिए, कौन कौन सी किताब के, वो कौन कौन से हैं। तो आपको कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड आपको पढ़ना होगा सीआरपीसी का चैप्टर जो है 4, और आपको पढ़ना होगा पुलिस रूल 1934 का चैप्टर 24, 25 और 26। इसके अलावा हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर का चैप्टर 11, 12 और 13 पढ़ना होगा। तो ये जो मैंने बताया आपको, पुलिस रूल 1934 का चैप्टर 24, 25, 26 और हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर का चैप्टर 11, 12, 13 और सीआरपीसी का चैप्टर 4 जो है ये मस्ट आप पढ़ें। इसके अंदर हम आपको उसका लेक्चर भी देंगे, मजीद आप भी उसको पढ़ें। आपसे अब जुडिशरी में पूछेगा कि 156 जो सीआरपीसी है ये क्या पावर है पुलिस की? आप कहेंगे 156 सीआरपीसी की पावर वो है कि 154 जो सीआरपीसी होती है,
जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस मजिस्ट्रेट के ताबे अब नहीं रहती, उसकी अंडर कस्टडी से निकल जाती है। यानी सिंपल वर्ड में पुलिस जो है वो खुद जो है बाख्तियार हो जाती है कि वो शख्स की गिरफ्तारी करे, मौका वारदात पे जाए, ये करे। आपसे एक और बड़ा कीमती सवाल पूछेगा कि क्या मजिस्ट्रेट खुद पुलिस को हुक्म दे सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें? देखें, आपसे पूछेगा जुडिशरी में कि क्या मजिस्ट्रेट पुलिस को हुक्म दे सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें जबकि एफआईआर दर्ज ना हुई हो, तो हुक्म दे सकता है? आप कहेंगे हाँ। वो कौन सी सेक्शन के तहत हुक्म देता है? वो 190 के तहत जो है वो हुक्म देता है पुलिस को कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। आपसे एक और चीज पूछेगा, कौन सा ऐसा केस है कि जब तक उसकी कंप्लेंट या तो हस्बैंड या अगर हस्बैंड मौजूद नहीं तो कोई उसका दूसरा जो है वारिस वो जब करवाएगा तब जाकर पुलिस प्रोसीड करेगी। आप कहेंगे जो ऑफेंस है 497 और 498 पीपीसी, 497 498 पीपीसी का जो जुराइम है, इसमें पुलिस तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करती जब तक के हस्बैंड कंप्लेंट ना करे, या अगर हस्बैंड नहीं तो उसकी जगह पर उसका कोई कायम मकाम जो है वो कंप्लेंट ना करे। अब एक और चीज आपसे पूछेगा, अगर कुछ ऐसा मामला है कि पुलिस को शक पड़ गया कि ये केस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो पुलिस अब क्या करेगी? अब पुलिस ये करेगी कि अगर पुलिस को शक पड़ गया कि अब ये केस पता नहीं कॉग्निजेबल है, पता नहीं नॉन कॉग्निजेबल, कुछ ऐसा पेचीदा सा केस आ गया, तो पुलिस फौरन ही मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगी, रिपोर्ट देगी और प्रोसीडिंग उसकी इजाजत से प्रोसीड करना शुरू कर देगी और आगे जाके देखेगी कि क्या केस जो है ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। एक और नुक्ता आपसे जुडिशरी में उठाएगा, वो ये कहेगा क्या ऐसे शक वाले केसों में जिसमें पुलिस को यह भी नहीं पता कि केस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, अगर वो किसी को अरेस्ट करना चाहे तो क्या वो कर सकती है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकती है। आपसे दोबारा पूछेगा जुडिशरी में कि ये शक वाले केस कौन से सेक्शन के ताबे होते हैं? आप कहेंगे 157 सीआरपीसी इसको डील करता है कि केस जो है वो शक वाला है कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। आपसे पूछेगा जुडिशरी में, क्या पुलिस ऐसा कर सकती है कि जब उसको शक पड़ जाए कि केस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन को रोक सकती है? आप कहेंगे हाँ। वो पूछेगा कौन से सेक्शन के तहत रोक सकती है? आप कहेंगे 157 सीआरपीसी का सब सेक्शन 1 और उसका ए बी के तहत जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन को रोक सकती है। कब रोक सकती है? जब उसको ये लगे कि कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर मैं आगे इन्वेस्टिगेशन करूं। तो आपसे जुडिशरी में पूछेगा, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन बंद कर देती है तो क्या पुलिस अपनी वजह लिखने की पाबंद है? आप कहेंगे हाँ, पुलिस अपनी वजह लिखने की पाबंद है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। फिर एक और कीमती नुक्ता आपसे जुडिशरी में पूछेगा कि पुलिस जब केस को बंद करती है तो क्या जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन दी थी कि ये जुर्म हुआ है उसको इतला पुलिस पहुंचाएगी कि देखो भाई मैं केस बंद कर रही हूं, मेरे पास ग्राउंड नहीं इन्वेस्टिगेशन का? हाँ, पुलिस उस शख्स को लाजमन इतला पहुंचाएगी, इन्फॉर्मेंट को, कि मैं केस को बंद कर रही हूं, इन्वेस्टिगेशन बंद कर रही हूं। अब आपसे जुडिशरी में पूछेगा एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है? क्या सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन दर्ज करवा सकता है या कोई भी दर्ज करवा सकता है? आप कहेंगे एफआईआर को एवरी लफ्ज एवरी इस्तेमाल हुआ, एवरी पर्सन कैन लॉज एफआईआर व्हेन ही नोज अबाउट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। हर वो शख्स उसको दर्ज करवा सकता है जो ये जानता हो कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन हुआ है। आपसे कहेगा कोई केस ला इसके ऊपर है? आप कहेंगे हाँ, 2013 पीसीआर एलजे सफा नंबर है 1823, इसमें लिखा है कि कोई भी शख्स एफआईआर को लॉन्च करवा सकता है। आपसे जुडिशरी पूछेगा ऐसा शख्स जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसके इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं, वो तो सिर्फ गुजर रहा था, उसने देखा
तो क्या वो भी करवा सकता है? आप कहेंगे हाँ करवा सकता है। आपसे पूछेगा क्या पुलिस भी, कोई और प्राइवेट कंप्लेंट ना मिले तो क्या पुलिस की मुद्दत में एफआईआर दर्ज होती है? आप कहेंगे हाँ। इसकी सबसे मशहूर मिसाल ये है कि जितने भी मंशियात के केस होते हैं उसमें पुलिस ही जो है अपनी मुद्दत में केस जो है वो दर्ज करती है। आपसे एक और नुक्ता पूछेगा, क्या माइनर नाबालिग शख्स जो है वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल करवा सकता है। आपसे पूछेगा किस केस लॉ में कोई ऐसा लिखा हुआ है कि माइनर जो है वो एफआईआर जो है दर्ज करवा सकता है? आप कहेंगे हाँ, वो केस लॉ है 1999 पीसीआर एलजे सफ़ा है 694। इसके तहत जो है एक माइनर भी एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। आपसे कहेगा वो कौन सा ऐसा जुर्म है, जुडिशरी में पूछेगा वो कौन से ऐसे जुराइम है जिनके अंदर जो पुलिस है जब कोई वो जुर्म सरजद हो जाए तो औरत की मौजूदगी के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, या औरत की मौजूदगी में एफआईआर लॉन्च होती है, या औरत की मौजूदगी में प्रोसीडिंग होती है। सिंपल वर्डिंग में पुलिस प्रोसीड करती है औरत की मौजूदगी में। आप कहेंगे वो जुराइम जिनका ताल्लुक औरत की इज्जत से है, औरत की असमत से है, वो कौन से हैं? 336 बी, 354, 354 ए, 376, 509, यानी 336 बी, 354, 354 ए, 376 और 509 पीपीसी के जो जुराइम है जिनका ताल्लुक ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, इनके अंदर पुलिस लेडी ऑफिसर की मौजूदगी में उस औरत से बयान लेगी, उस औरत से बात करेगी। अब आपसे जुडिशरी में पूछेगा अगर लेडी ऑफिसर मौजूद नहीं है तब क्या करेगी? तब उस जो विक्टिम है, जो औरत है, उसके किसी खानदान की या उसकी कोई करीबी जो है या कोई भी औरत अवेल हो जाए तो किसी औरत की ही मौजूदगी में उससे बातचीत की जाएगी। अकेली पुलिस जो है बगैर औरत की मौजूदगी में विक्टिम औरत से बात नहीं करेगी इन जुराइम में। आपसे पूछेगा वो कौन से केस लॉ है जो ये कहते हैं कि पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि वो एफआईआर को लॉन्च करे। आप कहेंगे ये केस लॉज हैं। 2003 YLR पेज है 1834, 2018 PCR LJ पेज है 42। उसके अलावा जो है आपसे कहेगा वो कौन सा केस है जिसके अंदर ये कहा है कि पुलिस जो है रिफ्यूज ही नहीं कर सकती, इनकार ही नहीं कर सकती कि मैं केस लॉन्च नहीं करती। आप कहेंगे 2019 MLD पेज है 1192। इसके अलावा PLD 2012 लाहौर पेज है 188, फिर PLD 2014 पेज है 71, फिर PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज है 539, फिर 2011 YLR पेज है 1250। इन तमाम केस लॉ के मुताबिक पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि वो जरूर एफआईआर को लॉन्च करेगी। अगर वो नहीं करती तो उसके खिलाफ हम क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे कि पुलिस ने ऐसा क्यों कर रही है। हम कंप्लेंट आगे फिर हम सेशन के पास जाए, जस्टिस ऑफ पीस की तरफ चले जाएंगे, वो अगले लेक्चर आएंगे उनमें हम बताएंगे। आपसे जुडिशरी के इम्तिहान में पूछेगा कि क्या एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट है या प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मेरे शहर में कहीं पे एफआईआर हुई या किसी मुल्तान में हुई, लाहौर में हुई, तो क्या मैं उस एफआईआर की नकल खानपुर में ले सकता हूं या कोई भी इंसान ले सकता है? अगर कोई शख्स ले सकता है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और अगर नहीं ले सकता तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है। तो बताएं एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट है या प्राइवेट? आप कहेंगे जो एफआईआर है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको कोई भी ले सकता है। आपसे पूछेगा कि ये बात कहां पे लिखी है। आप कहेंगे पुलिस रूल 1934 इसका चैप्टर 24 और रूल 5(20) की तरफ इशारा करता है, और इसके अलावा केस लॉ है PLD 2007 कराची पेज नंबर है 415, ये भी यही बताता है। आपसे जुडिशरी में कहेगा एफआईआर लॉन्च करने का मकसद क्या है। आप कहेंगे दी ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर इज टू मोटिवेट और टू एक्टिवेट द मशीनरी ऑफ लॉ
टू प्रोसीड अगेंस्ट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि इसका मकसद है कि पुलिस जो है उसको एक्टिवेट कर देना मशीनरी को, लॉ की मशीनरी को, कि वो इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। आपसे पूछेगा इसके मुतालिक कोई केस लॉ है कि पुलिस की मशीनरी को एक्टिवेट किया जाता है FIR के जरिए? आप कहेंगे हाँ, केस लॉ है 2013 MLD, पेज है 1609, फिर है 2015 MLD, पेज है 711। आपसे कहेगा FIR जो है क्या ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ लॉ है या सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? देखें, आपसे कहेगा कि FIR क्या सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, कि हतमी कोई ऐसा सबूत है कि जब ये हो गई तो बंदा तो मारा गया, जिसका नाम आ गया वो तो बस अब मुल्जम बन गया? आप कहेंगे नहीं, there is no evidentiary value of FIR. FIR is not a substantive piece of evidence. It is only to corroborate. It is only to support or contradict the incident. ये सिर्फ या तो सपोर्ट करती है या कंट्राडिक्ट करती है इंसिडेंट को। ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, यानी कोई हतमी सबूत नहीं है। ये तो सिर्फ ये देखती है कि जिस बंदे ने आकर बयान दिया था क्या उसके बयान के मुताबिक वो वाला जुर्म हुआ भी है या नहीं हुआ, बस इतना देखती है। आपसे कहेगा इसी के मुताबिक ये एविडेंटरी वैल्यू उसकी नहीं है, कौन सा केस लॉ है? आप कहेंगे 2014 SCMR पेज 749 है, इसके अंदर ये कहा गया। आपसे कहेगा क्या सेकंड FIR होती है, यानी पहली तो होती FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्या सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है SIR? आपके के हाँ होती है। मगर एक केस ऐसा आया 2018 में, सुगरा बीबी के नाम से केस, उस केस ने सेकंड FIR की वैल्यू को खत्म कर दिया। आपसे कहेगा वो केस का नाम क्या है? आप कहेंगे PLD 2018, सुप्रीम कोर्ट, पेज है 595, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 595, सुगरा बीबी केस। इसने कहा कि सेकंड FIR की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ ये समझी जाएगी कि वो 161 CRPC के बयानात हैं, यानी 161 के जो पुलिस बयान लेती है उसकी मद में उसको रखा जाएगा, उसको एक अलग FIR की शक्ल नहीं दी जाएगी। तो उससे तो क्या उसको अब हम दर्ज ही नहीं कर सकते? नहीं, दर्ज कर सकते हैं, मगर उसकी वैल्यू जो है वो एक अलग FIR की हैसियत नहीं रखेगी, बल्कि वो 161 के बयान के ही ताबे होकर चलती है। आपसे पूछेगा कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, जिसको ततिम्मा बयान कहते हैं, ये क्या होता है? ऐसा बयान कि एक शख्स ने हवास उसके बर्खास्ता हो गए, अचानक क्राइम हुआ, कोई डकैती लग गई, कोई कत्ल हो गया, तो वो शख्स जिस टाइम FIR दर्ज करवा रहा था उस टाइम उसको सही तरीके की बातें याद नहीं आई, मगर कुछ दिनों के बाद जब वो रिलैक्स हुआ तो उसको बातें याद आई, नहीं फलां भी तो हुआ था, नहीं एक फलां शख्स जो खड़ा था ना, वो जो मुझे अनजान लग रहा था उसको मैं जानता हूं, वो तो फलां बंदा था। तो इस तरह के मामलात को दोबारा पुलिस में जाके दर्ज करवा सकते हैं। इसको हम कहते हैं ततिम्मा बयान, यानी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। हाँ, एक और नुक्ता, अगर तो बंदा इतने करीबी इंसान का नाम ले जिसको वो डेली मिलता हो और फिर जाके एक हफ्ते के बाद कहे ये तो मेरा कजन था जिससे मैं डेली मिलता हूं, वो मौके पे खड़ा था, नहीं इस तरह की बात नहीं। फिर हाँ, वो अनजान बंदा, उसने अचानक देखा, वो कौन था वो शख्स जो वहां पे खड़ा था, उसके कद काट क्या था, फिर उसको याद आए नहीं नहीं ये इससे मिलता जुलता है, और वो दूर परे का कोई लगता हो तो बात है, वरना अगर वो अपने किसी कजन का नाम ले जी फलां मेरा कजन है, फिर ये बातें शक की निगाह से देखी जाएंगी। आपसे एक और चीज पूछ सकता जुडिशरी में कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के मुतालिक केस लॉ क्या कहते हैं? आप कहेंगे 2012 PCR LJ, पेज है 625, पेज है 625। इसमें यह कहा कि ऐसे ऑफिसर जो निकम्मे होते हैं उन्होंने ये नया एक तरीका निकाला है कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का, जबकि कानून इसको इसकी मजम्मत करता है, इसकी हौसला शक नहीं करता है। तो ये 2012 PCR LJ पेज 625 में लिखा है। फिर आपसे पूछेगा कि हम सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को किस नजर से देखते हैं? आप कहेंगे इसको शक की नजर से देखते हैं।
आपसे कहेगा ये किस केस लॉ में लिखा, कहेंगे 1995 SCMR पेज है 135 और 2003 SCMR पेज है 141। तो इसमें ये लिखा कि हम इसको शक की निगाह से देखेंगे और इसको 161 के बयान के जिम्मे में लेंगे, तो इसको अलग FIR की हैसियत नहीं दी जाती। आपसे पूछेगा FIR में जो डिले होता है वो फौजदारी केस में क्या इफेक्ट रखता है। FIR में अगर जानबूझ के कोई डिले हुआ तो वो फैटल होता है, वो बड़ा नुकसानदेह होता है। हाँ, अगर कोई माकूल वजह हो कि इंसान बयान कर दे कि इस वजह से FIR में लेट हुई, डिले हुआ, तो फिर फैटल इफेक्ट नहीं होगा। आपसे कहेगा कोई केस लॉ ऐसा है जिसमें यह कहा गया कि अगर माकूल वजह बयान कर दी जाए तो फैटल इफेक्ट नहीं होता। आप कहेंगे हाँ। वो केस लॉज कौन से? PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज है 64। इसके अलावा 2001 SCMR पेज है 424। फिर है 2015 SCMR पेज है 1142। फिर 1975 SCMR पेज है 442। इसमें लिखा कि अगर माकूल वजह बयान कर दी जाए तो फैटल इफेक्ट नहीं होता। जीरो FIR किसको कहते हैं? आपसे पूछेगा जुडिशरी में जीरो FIR किसको कहते हैं। इसको मैं मिसाल से समझाता हूं। मैं रहता हूं खानपुर में, मैं अपनी बीवी और बच्चों को यहां पे छोड़ के गया और मेरी बीवी बहुत बीमार है, अल्लाह ना करे, बच्चे बहुत छोटे हैं। अचानक कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस अल्लाह ना करे घर में हो जाता है और मैं लाहौर में हूं। मेरी बीवी मुझे कॉल करती है कि रात का वक्त है, मैं बाहर नहीं जा सकती और छोटे छोटे बच्चे हैं, या कोई ऐसा मसला पड़ा हुआ कि मैं बाहर नहीं जा सकती और कोई दूसरा शख्स भी नहीं है कि जो पुलिस स्टेशन जाकर इस बात को बयान कर दे, तो अब मैं क्या करूं? तो ऐसे हालात में मैं डिले इन FIR से बचने के लिए मैं क्या करूंगा? लाहौर के पुलिस स्टेशन में जाऊंगा और वहां पे कहूंगा कि सर, खानपुर में मेरे घर में इतने बजे, अभी आधा घंटा पहले जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, अल्लाह ना करे, तो मैं आपके पास FIR दर्ज करवाने के लिए आया हूं, जीरो FIR, ताकि आपकी ये FIR एक सबूत बन जाएगी कि मैं खानपुर जब जाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि देखो आधा घंटा पहले मेरे वकूआ हुआ था, मैंने फौरन से पहले ही FIR लॉन्च करवा दी लाहौर में। तो ये FIR जो लाहौर में दर्ज होती है, ये मैं खानपुर लेकर आऊंगा, मुतलका थाने को दिखाऊंगा कि देखें मैंने इसकी रिपोर्ट फौरन कर दी थी। तो इसी FIR को देखकर वो दूसरी FIR बना देते हैं। इसको कहते हैं जीरो FIR। ठीक है, तो जीरो FIR किस लिए होती है? आपसे जुडिशरी में पूछेगा। आप कहेंगे ये डिले इन टाइम से, कि जो डिले होता है FIR की लॉजिंग में, उससे बचने की एक राह है। अब है क्वैशमेंट ऑफ FIR। FIR को खारिज करना। FIR को कैसे खारिज किया जाता है? देखें, FIR को खारिज करने के लिए 3 तरीके हैं कि FIR को हम खत्म कर सकते हैं। पहला तरीका है, जो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो है 63 CRPC का सेक्शन 63 CRPC। ये मजिस्ट्रेट को पावर है कि जब मजिस्ट्रेट को लगे कि ये केस बनता ही नहीं तो वो क्वैश कर सकता है FIR को। फिर पावर दी गई 169 CRPC के तहत पुलिस को कि वो भी खत्म कर सकती है इस इन्वेस्टिगेशन को, शख्स को रिलीज कर सकती है कि नहीं, ये जो हमने शख्स पकड़ा है इसके खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं मिले, ये उसको छोड़ सकती है पुलिस 169 के तहत। मगर पुलिस ऐसा करती नहीं है क्योंकि अपने जिम्मे वो इस तरह की चीजें नहीं लेती। और सबसे बड़ी ये पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास है। 561A 561A के तहत क्वैशमेंट होती हाई कोर्ट से कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, वहां से FIR को क्वैश करवा के आ जाएंगे, FIR को खारिज करवा के आ जाएंगे। आपसे पेपर में पूछेगा जुडिशरी में, क्या FIR का कुछ हिस्सा क्वैश करवाया जा सकता है और कुछ हिस्सा बचाया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं, या तो पूरी की पूरी FIR बरकरार रखी जाएगी या पूरी की पूरी FIR क्वैश होगी, खत्म कर दी जाएगी। ये कहां पे लिखा है कि पार्शली उसको क्वैश नहीं करवाया जा सकता? आप कहेंगे ये लिखा है, केस लॉ है 2018 PCR LJ, सफा नंबर है 656 में।
आपसे बड़े कीमती, ये बड़ा कीमती अब ये टॉपिक है, आपसे एक शख्स ने झूठी एफआईआर करवाई। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर करवा दी और मैंने उसको क्वैश करवा दिया, तो अब मैं उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता हूं जिसने मुझे इस झूठे केस में फंसाया था? हाँ, मैं उसके खिलाफ दो तरह की सीपीसी की कार्रवाई कर सकता हूं, पीपीसी की कार्रवाई कर सकता हूं, दो तरह की पीपीसी की कार्रवाई कर सकता हूं। पहली कार्रवाई में कर सकता हूं 211 की। वो क्या है? अगर उसने मुझे किसी ऐसे केस में फंसाया था जो सिंपल केस था, तब मैं उस शख्स को 2 साल की कैद भी करवा सकता हूं या फाइन करवा सकता हूं या दोनों करवा सकता हूं। और अगर उसने मुझे ऐसे केस में फंसाया था कि जिसकी सजा या तो सजाए मौत थी या उम्र कैद थी, या तो सजाए मौत थी या उम्र कैद थी, अब मैं उस शख्स को कैद करवा सकता हूं 7 साल की, और शेल के साथ फाइन भी लगवाऊंगा। ऊपर था कि फाइन लगे या न लगे, मगर नीचे 7 साल कैद भी और जरूर फाइन होगा शेल के साथ कि उसने मुझे ऐसे केस में फंसा दिया कि जिसकी सजा सजाए मौत थी या उम्र कैद थी। तो मेरी किस्मत लकी थी कि मैं बचाया, वरना मैं तो बेगुनाह मारा जाता। तो इसलिए 211 की कार्रवाई के तहत मैं क्या कर सकता हूं? ये तो 2 साल के लिए सिंपल मामलात में, और ऐसे जिसमें कैपिटल पुनिशमेंट होती है उस तरह के मामलात में अगर उसने मुझे फंसाया तो उसको मैं 7 साल की सजा करवा सकता हूं और जुर्माना भी। इसके अलावा दूसरी कार्रवाई करवा सकता हूं सेक्शन 182 की, 182 की, पीपीसी की। वो क्या? अगर उसने मुझे ऐसे केस में फंसाया कि जिसकी सजा सजाए मौत थी, तब मैं उसको 7 साल की कैद करवा सकता हूं 182 के तहत। और अगर उसने मुझे ऐसे केस में फंसाया था जिसकी सजा उम्र कैद थी, अब मैं उसको 5 साल की सजा करवा सकता हूं कि इसने मुझे क्यों फंसवाया था। अगर उसने कोई इन दो के अलावा, यानी उम्र कैद और मौत के सजा के अलावा किसी दीगर जुर्म में मुझे फंसाया था, झूठा फंसाया था, अब मैं उसको उसी जुर्म की 1/4 कैपिटल पुनिशमेंट दिलवा सकता हूं। देखें, अगर उसने मुझे सजाए मौत के केस में नहीं फंसाया और उसने मुझे उम्र कैद के केस के अंदर मुझे इन्वॉल्व नहीं किया, कोई और केस में इन्वॉल्व किया है, तो जिस केस में उसने मुझे इन्वॉल्व किया मैं उसको 1/4 कैपिटल पुनिशमेंट उसकी दिलवाऊंगा या फिर उसको फाइन करवाऊंगा। अब बड़ी कीमती कीमती बातें जुडिशरी से रिलेटेड आ रही हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि 0 एफआईआर के अंदर मैं फौरी पहुंचा, तो आपसे जुडिशरी में पूछा जाएगा कि वो जुर्म जिनके अंदर फौरन ही एफआईआर दर्ज कर दी जाए, तो क्या वो जो फौरी एफआईआर दर्ज होती है इसको प्रॉम्प्ट एफआईआर कहते हैं। तो प्रॉम्प्ट एफआईआर किसको कहते हैं? वो एफआईआर जो फौरन ही दर्ज करवा दी जाए, अभी वकूआ हुआ और जल्द जल्द दर्ज करवा दी जाए, इसको प्रॉम्प्ट एफआईआर कहते हैं। तो क्या ये हमेशा सच्ची होती है? आप कहेंगे नहीं। केसला है कि इसको हतमी सबूत नहीं बना के बैठ जाएगा कि जिस शख्स ने ये फौरन दर्ज कराई वो हमेशा सच्चा है, दूध का धुला हुआ है। ऐसा नहीं होता, बल्कि ये भी झूठी हो सकती है। वो केसला क्या है? PLJ 1991 CRC सफा है 74। फिर मैंने आपसे कहा था कि पीछे भी बताया था कि एफआईआर जो है वो नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। पीछे भी केस ला बताए थे, 2 और बता रहा हूं, ये 4 केस ला आपको और बता रहा हूं, ये बड़े कीमती हैं। ये हैं 2001 SCMR सफा है 45, फिर है 2003 PCRLJ सफा है 1778, फिर है PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज है 249, फिर है 2020 YLR पेज है 1649। आपसे कहेगा जो सेकंड एफआईआर होती है इसको दर्ज करवाने या ना दर्ज करवाने के बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बने हुए हैं? आप कहेंगे इसको दर्ज करवाने या ना करवाने के बारे में कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं बने। आपसे कहेगा इसके मुताल्लिक कोई केस ला बताएं, आप कहेंगे 2009 MLD पेज 9999, नहीं, फिर है 2001 SCMR पेज है 1556, फिर है 2017 PCRLJ 313। अब है हमारे पास बड़ा कीमती कि एफआईआर दर्ज हुई नहीं, यानी 154 की कार्रवाई हुई नहीं,
क्या पुलिस पहले ही फैसला कर सकती है कि ये केस जो है ये अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दे? नहीं, पहले 154 की कार्रवाई होती है, तब पुलिस जाकर 156 के तहत क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और फिर 157 के तहत फिर फैसला करती है कि ये केस बनता भी है या नहीं। बगैर केस के इंदराज के पुलिस ये नहीं कर सकती कि केस दर्ज ही ना करे और वो ये कह दे कि ठीक है ये केस ही नहीं बनता, ये नहीं कर सकती। तो आपसे कहेगा इसके मुताबिक कोई केस ला बताएं, आप कहेंगे PLD 2022 लाहौर, सफ़ा नंबर है 664। आपसे पूछेगा अगर किसी शख्स का नाम FIR में आ गया, कि उसके नाम आ जाने से वो शख्स अब मुजरिम ठहरा जाएगा, कि जिसका नाम नहीं आया वो बिल्कुल बेगुनाह है, बेशक उसने कसूर कर दिया हो? आप कहेंगे नहीं, किसी के नाम आ जाने या ना आ जाने का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। तो ये FIR का मतलब ये नहीं है कि किसी शख्स को गिल्ट या इनोसेंट करार दे दे। आपसे कहेगा इसके मुताबिक कोई केस ला बताएं, आप कहेंगे 2019 YLR पेज है 2316। आपसे कहेगा क्या FIR के अंदर हर चीज लिखी होना जरूरी है? अगर कोई एक कुछ नुकात हम लिखना भूल जाएं तो क्या इसका फैटल इफेक्ट होता है? आप कहेंगे FIR कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है कि उसमें हर चीज ही दर्ज कर दी जाए। उसके अंदर वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि जस्ट एक ये काम हुआ है बस। बल्कि मैं आपको आगे एक लेक्चर में कोशिश करूंगा बनाऊंगा कि बाहर के मुल्कों की FIR और पाकिस्तान की FIR में कितना फर्क है। यहां तो एक एक चीज बता रहे होते हैं, जी फलां चीज इस तरह खड़े थे, इस तरह हुआ था। ये बाहर सिर्फ इतना बताते हैं कि इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ और इन बंदों पे शक है बस। तो FIR जो है उसके अंदर ईच एंड एवरी डिटेल लिखना जरूरी नहीं होता। आपसे कहेगा इसका कोई केस ला है? आप कहेंगे हाँ, 2012 PCR LJ सुप्रीम कोर्ट आजाद जम्मू कश्मीर, पेज है 452। आपसे एक बड़ा कीमती सवाल करेगा, अगर FIR डिले हो गई मगर जो आकुलर एविडेंस थे, जो चश्मदीद सबूत थे, वो मुकम्मल कहानी सच्चाई बता रहे हैं, तो अब क्या FIR कमजोर करार दी जाएगी क्योंकि वो तो डिले हो गई? आप कहेंगे नहीं, अगर आकुलर एविडेंस, चश्मदीद जो एविडेंस है वो मजबूत हैं और FIR में किसी भी वजह से बेशक डिले हो जाए तो अब FIR जो है उसकी ट्रूथ वर्थी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी ट्रूथ वर्थी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपसे कहेगा ये किस केस लॉ में लिखा है? आप कहेंगे 2018 YLR पेज है 970 पे। आपसे पूछेगा जुडिशरी में FIR दर्ज होने से पहले क्या कोई शख्स जाकर ये कह सकता भाई मैं तो बेगुनाह हूं, मेरे खिलाफ FIR दर्ज होने वाली, पुलिस को कह सकता है या कंसल्ट ऑफिसर को कह सकता है? आप कहेंगे नहीं, जब तक FIR दर्ज नहीं होगी मुलजिम की सुनवाई नहीं की जाएगी। ये किस केस लॉ में लिखा है? ये PLD 2003 लाहौर, पेज है 228 में लिखा है। आपसे कहेगा अगर FIR में डिले हुआ और कोई माकूल वजह भी नहीं बताई गई, अब इस डिले का फायदा किसको पहुंचेगा? आप कहेंगे इस डिले का फायदा अक्यूज्ड को पहुंचता है, मुलजिम को पहुंचता है। ये एक मुसल्लम रूल है। आपसे पूछेगा केस लेस के ऊपर है? आप कहेंगे हाँ। वो क्या है? 2004 SCMR, पेज है 1185। आपसे कहेगा बड़ा कीमती जुडिशरी में, क्या IO ड्यूटी बाउंड है कि जिस शख्स का भी नाम FIR में दर्ज करवा दिया गया उसको अरेस्ट करके ही छोड़ेगा? और हम कहेंगे तुमने इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया, तो क्या हम उससे पूछ-गूछ कर सकते हैं कि तुमने इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या वो ड्यूटी बाउंड है कि जिस शख्स का नाम FIR में आ गया उसको अरेस्ट करके ही रहेगा? आप कहेंगे वो ड्यूटी बाउंड नहीं है, वो सिर्फ उसको अरेस्ट करेगा जहां उसको लगेगा कि इसको अरेस्ट करना चाहिए और ग्राउंड है, वरना आप कितने ही नाम FIR में लिखवा दें, IO ड्यूटी बाउंड नहीं है कि हर एक को गिरफ्तार करता फिरे। ये किस केस लॉ में लिखा है? ये PLD 2015 पिशावर, सफ़ा नंबर है 76 में। मगर जब FIR दर्ज हो जाती है तो 156 की जो पावर पुलिस को मिलती है इन्वेस्टिगेशन की, समझे कि वो
मैं लफ्ज समझे का इस्तेमाल कर रहा हूं, समझे कि उसकी इनहेरेंट पावर है, ठीक है। कानूनन तो ऐसा नहीं, मगर उसकी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ है, फिलॉसफी ऑफ लॉ, वो ये कहती है कि ये उसकी इनहेरेंट पावर समझी जाए। तो ये पुलिस का राइट है कि वो उसको 156 की जो है वो लाजमी पावर दे दी जाए। हाँ, किस केस लॉ में लिखा है? 2018 पीसीआर एलजे सफ़ा है 1128 में कि ये राइट ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 156। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो एफआईआर है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। तो मैंने बाद में कुछ और केस लॉज जो थे मेरी नज़र से गुजरे, मैंने उनको भी इसमें शामिल कर दिया ताकि आपको ये फ़ायदा हो, प्रैक्टिस करने वाले वकील को भी और जो जुडिशरी से रिलेटेड जो स्टूडेंट है उनको भी फ़ायदा हो। तो ये आप केस लॉ लिख लें कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, तो आप अपने क्लाइंट का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं कि जज साहब ये मेरे क्लाइंट का नाम एफआईआर में आ जाने से मुलज़िम नहीं ठहरता। मैं इतने केस लॉ आपको बता रहा हूँ कि एफआईआर जो है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, यानी ये केस लॉ एफआईआर की कहानी को कमज़ोर करार दे देते हैं और एफआईआर की पावर को कम कर देते हैं। ये केस लॉ लिख लें। 2016 पीसीआर एलजे सफ़ा है 1010, फिर है 2001 एससीएमआर पेज है 45, फिर 2022 पीसीआर एलजे पेज है 1480, फिर 2016 पीसीआर एलजे पेज है 15, फिर पीएलडी 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज है 529, फिर पीएलडी 1979 सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर पेज है 130, फिर पीएलडी 1965 सुप्रीम कोर्ट पेज है 111, फिर है पीएलडी 1965 सुप्रीम कोर्ट पेज है 366। एक बड़ा कीमती एफआईआर के अंदर शख्स का नाम ही नहीं है, तो क्या मजिस्ट्रेट को पावर है कि उस शख्स को जो है उसके खिलाफ जो कोई कॉग्निजेंस करे उस पर चार्ज लगा दे? हाँ, एफआईआर में किसी शख्स का नाम नहीं दिया, मगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये शख्स मुझे इस पर चार्ज लगाना चाहिए, ठीक है, तो मैं इस शख्स का उसकी कॉग्निजेंस लूँ, यानी मजिस्ट्रेट उसकी कॉग्निजेंस ले सकता है। जिस शख्स का चार्ज, जिस शख्स पे चार्ज नहीं लगा, हाँ ले सकता है। कहाँ लिखा है? पीएलडी 1967 सुप्रीम कोर्ट पेज 317 पे लिखा है। आपसे पूछ सकता है क्या हायर कोर्ट को अथॉरिटी है कि किसी शख्स को एफआईआर दर्ज करने से रोक दे? क्या अपन ने एफआईआर दर्ज नहीं करनी? नहीं, हायर कोर्ट को एफआईआर को दर्ज करने से रोकने की पावर नहीं है। हाँ, एफआईआर दर्ज हो गई, उसको क्वैश करने की, उसको खारिज करने की पावर है, मगर एफआईआर को दर्ज करवाने से रोकने की पावर नहीं है। तो आपसे कहेगा ये किसी केस लॉ में लिखा है? आप कहेंगे हाँ, 2012 एमएलडी पेज है 1814 में लिखा है। आपसे कहेगा पुलिस ने चार्ज लगाए एक बंदे पे कि इसको इस जुर्म के तहत उसने चार्ज लगाए, जैसे 376 लगा दिया कोई रेप के केस में, तो क्या ट्रायल कोर्ट को पावर है कि वो चार्ज को तब्दील कर दे? आप कहेंगे हाँ, उसको पावर है कि वो किसी भी चार्ज को जो पुलिस ने लगाया था उसको चेंज कर सकती है। आपसे कहेगा कोई केस लॉ है? आप कहेंगे हाँ, पीएलडी 2011 लाहौर पेज है 175। एक और चीज आपसे कहेगा, एक मबहम सा टेलीफोन आया, जुडिशरी में कहेगा एक मबहम सा टेलीफोन आया, एम्बिग्यूअस टेलीफोनिक मैसेज जो है, क्या उसको हम एफआईआर अमाउंट कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। तो एम्बिग्यूअस टेलीफोनिक मैसेज कुड नॉट बी रजिस्टर्ड एज एन एफआईआर। एम्बिग्यूअस टेलीफोनिक मैसेज कुड नॉट बी रजिस्टर्ड एज एन एफआईआर। हम उसको एफआईआर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, मबहम सा था। आपसे पूछेगा ये किस कानून के तहत आप कह रहे हैं? आप कहेंगे ये केस लॉ के तहत हम कह रहे हैं। 2001 पीसीआर एलजे सफ़ा नंबर है 827। आपसे कहेगा अगर नीचे किसी अमले ने, हम डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं आम केस में कि निचले किसी फॉर्म को हम यूज ही ना करें और डायरेक्ट हायर जो है फॉर्म पे चले जाएं? आप कहेंगे नहीं। रूल यही है, जनरल रूल यही है
कि पहले निचले फॉर्म को इस्तेमाल करें, पहले पुलिस स्टेशन जाएं, वो नहीं दर्ज करते फिर डीएसपी के पास पेश हों, वो नहीं करते फिर अगले फॉर्म पे जाएं। तो ये कहाँ पे लिखा है? इसके मुतालिक केस ला है 2011 MLD, पेज है 223। इसके अलावा 2013 MLD, पेज है 674 पे। आपसे कुछ कहेगा, अगर एक बंदे के पास दो ऑप्शन हो, एक हो कि वो सेकंड FIR दर्ज करवाए और दूसरी ये है कि वो इस्तगासा करे, कंप्लेंट कर दे, तो यानी अल्टरनेटिव रेमेडी करे, तो उसके लिए बेहतर कौन सी है और कानून क्या कहता है? तो आप केस लॉ यही कहता है कि सेकंड FIR से बेहतर है कि वो अल्टरनेटिव रेमेडी को अपनाए। ये है 2007 PCR LJ, पेज है 1484। बल्कि हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे जो ट्रिक्स इन FIR है ना, वो हम इसके मुतालिक अलग लेक्चर बनाएंगे। अभी FIR का हमने समझे पार्ट 1 आपको बताया है, अभी पार्ट 2 जो होगा उसके अंदर ट्रिक्स भी होंगी और FIR के अलावा दूसरे सेक्शन भी होंगे। तो आज का हमारा यहाँ तक लेक्चर था। ये जुडिशरी के तमाम इम्तहानात के लिए, और वो वकला जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो स्पेशलाइजेशन कोर्स करना चाहते हैं हमारे पास, तो उनके लिए बड़ा कीमती लेक्चर है। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।